फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 9, क्लास 9 की फिजिक्स का ये चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर को आज हम इसी क्लास में फिनिश करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से क्लास को अटेंड करना ताकि क्लास के लास्ट तक इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसके पहले हमने चैप्टर 8 पढ़ा था जिसका नाम है मोशन। मोशन में हमने समझा था कि एक बॉडी अगर अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करती है तो हम ये बोलते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। मोशन कितना फास्ट हो रहा है या मोशन कितना स्लो हो रहा है, इसको समझने के लिए हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। जैसे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, और लास्ट में हमने समझा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इस चैप्टर में हमने ये समझा कि मोशन कितना फास्ट हो रहा है या मोशन कितना स्लो हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। लेकिन इस चैप्टर में हमने ये नहीं समझा कि जो ये मोशन हो रहा है इसका कॉज क्या है, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपको कॉज ऑफ मोशन के बारे में बताएगा। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मोशन हो रहा है तो उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले फोर्स के बारे में समझना और उसके बाद फोर्स से रिलेटेड 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। लास्ट में हम समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स के बारे में आपने छोटी क्लासेस में जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना होगा। फोर्स की एक सिंपल डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे और थोड़ा सा डेप्थ में जाके इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। फोर्स की वो सिंपल डेफिनेशन है, पुश और पुल अपॉन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। जैसे मैं खड़ा हूं, कोई मुझे पुश करता है, धक्का देता है, या कोई मुझे पुल करता है, खींचता है, तो मुझे फोर्स का अनुभव होता है, फोर्स मैं एक्सपीरियंस करता हूं। फोर्स को देखा नहीं जा सकता है, उस पर्सन को देखा जा सकता है जिसने मुझे धक्का दिया या जिसने मुझे खींचा, लेकिन उस फोर्स को देखा नहीं जा सकता है जो मेरे ऊपर अप्लाई की जा रही है। तो फोर्स कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी फेल्ट और इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मैं उसको फील कर सकता हूं कि किसी ने मुझ पर फोर्स अप्लाई किया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। जैसे मैं बोलूं 5, तो 5 से तो कुछ पता नहीं चलता कि 5 क्या है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा 5 न्यूटन तो इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स की बात हो रही है। यूनिट से हमको पता चलता हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूंगा 5 मीटर, 5 तो अभी भी बोला लेकिन लास्ट में मैंने मीटर बोला, इसका मतलब अब मैं बात किसी डिस्टेंस की कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं 5 केजी, तो 5 तो अभी भी बोल रहा हूं लेकिन अब केजी बोल रहा हूं, इसका मतलब कि मैं बात कर रहा हूं अब मास की। तो जो यूनिट होती है बच्चों, उससे हम ये पता करते हैं कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड यानी 5 तो हर जगह सेम था, लेकिन यूनिट चेंज होने से हमने ये पता किया कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो फोर्स की यूनिट SI यूनिट होती है न्यूटन, या फोर्स को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड में भी मेजर करते हैं, यानी इसकी यूनिट ये भी होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन का नाम देते हैं। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर इस फोर्स की यूनिट बनाई गई।
फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी बच्चों ऐसी क्वांटिटी होती है जिसपे मैग्नीट्यूड का भी असर होता है और डायरेक्शन का भी असर होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, और साथ ही साथ उसमें डायरेक्शन भी होती है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी, और कैसे फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन का भी इस पर असर होता है। लेट्स से ये मार्कर है, मैं इस पे 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता हूं, तो ऑब्वियसली ये मार्कर इधर मूव होना शुरू हो जाएगा। अब मैं 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाता हूं, लेकिन 5 न्यूटन का फोर्स मैं इधर लगाता हूं और 5 न्यूटन का फोर्स मैं इधर लगाता हूं। तो आप खुद जानते हो कि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अगर एक बॉडी पे लगेगी तो ये बॉडी मूव ही नहीं होगी। 5 न्यूटन का मैं इधर से लगाऊंगा, 5 न्यूटन का मैं इधर से लगाऊंगा, तो ये मार्कर नहीं मूव होगा। 10 न्यूटन का फोर्स तो मैं अभी भी लगा रहा हूं, 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर, टोटल 10। पहले भी 10 लगा रहा था। पहले 10 लगाने में मेरी डायरेक्शन सिर्फ इस साइड थी, तो ये मार्कर मूव हो रहा था, लेकिन अभी 10 ही है। सिर्फ फर्क ये हुआ कि मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर, तो ये मार्कर मूव नहीं हो रहा है। यानी डायरेक्शन चेंज करने से फोर्स का जो इफेक्ट है बॉडी पे वो अलग हो गया। यानी फोर्स का असर होता है अगर उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, इसलिए हम बोलते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों, फोर्स की यूनिट सीजीएस में जैसे एसआई यूनिट होती है वैसे सीजीएस यूनिट होती है, और उसी तरह से एफपीएस यूनिट होती है। आपने जरूर छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो सीजीएस यूनिट में फोर्स को डाइन में मेजर करते हैं, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन भी होता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन को हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि फोर्स क्या है, तो वो पहले मैं लिखूंगा। तो बच्चों, जो बातें मैंने फोर्स के बारे में आपसे अभी डिस्कस की, उसी चीज को मैंने यहां पर लिख दिया। तो आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, अब हम ये समझने वाले हैं। अगर किसी चीज पे फोर्स लगाई जाए, तो कोई चीज अगर रेस्ट में होगी, रुकी होगी, स्टेशनरी होगी, तो चलना शुरू कर सकती है। अगर चल रही है उस पर फोर्स लगाओगे तो वो रुक भी सकती है। यानी फोर्स का एक इफेक्ट ये होता है कि वो स्टेट को चेंज कर सकते। किसी बॉडी की स्टेट जो है, चाहे वो मोशन में है चाहे वो रेस्ट में है, उस स्टेट को बदल सकती है। करेक्ट। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हम लिख सकते हैं, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, पहला कैन चेंज स्टेट। जैसे कोई चीज अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ सकती है, अगर मोशन में है तो उस पे फोर्स लगा के उसको रोका जा सकता है, रेस्ट में लाया जा सकता है। इसी तरह से कैन चेंज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों वैल्यू। जैसे किसी चीज की वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड फास्ट है या स्पीड स्लो है, ऐसा भी हो सकता है। तो मान लो स्पीड फास्ट है किसी वस्तु की, तो फोर्स लगा के स्पीड स्लो हम कर सकते हैं। करेक्ट। और अगर वो स्लो स्पीड से चल रही है तो स्पीड लगा के हम फास्ट भी उसको कर सकते हैं। राइट। कोई वस्तु स्लो स्लो चल रही है, हमने धक्का मारा, वो तेजी से चलनी शुरू हो गई,
तो उसका मैग्नीट्यूड तो बदल गया ना। पहले कम स्पीड से, मान लो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, अब आपने धक्का मारा तो 10 मीटर पर सेकेंड से चलने लगी, तो स्लो थी फास्ट हो गई। अगर फास्ट चल रही है, कोई वस्तु इधर से आ रही है, फास्ट चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, आपने उस पर फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड स्लो हो गई, राइट। तो इसका मतलब फोर्स का एक इफेक्ट होता है कि ये मैग्नीट्यूड या किसी की स्पीड जो होती है उसका मैग्नीट्यूड को वो चेंज कर सकती है। तीसरा, कैन चेंज डायरेक्शन। जैसे कोई वस्तु नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स हमने लगाया, उसको साउथ डायरेक्शन में कर दिया, साउथ में जा रही है, फोर्स हमने लगाया, नॉर्थ डायरेक्शन में वो चलनी शुरू हो गई, राइट। जैसे एक बॉल आ रही है इस डायरेक्शन से और हमने बैट का यूज किया और बैट से मारा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। फोर्स हमने बैट की हेल्प से लगाया तो डायरेक्शन चेंज हो गई। बहुत सी डायरेक्शन होता है, तो आप रिक्वायर्ड डायरेक्शन में किसी वस्तु को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो फोर्स का असर ये भी होता है, एक इफेक्ट ये भी होता है। कोई वस्तु, जैसे मान लो बॉल है, उसको आपने प्रेस किया तो उसका शेप बदल सकता है। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने खींचा तो स्प्रिंग की साइज में डिफरेंस हो सकता है। तो शेप और साइज को भी फोर्स अफेक्ट कर सकता है। तो कैन चेंज शेप एंड साइज। तो बच्चों ये फोर्स के कुछ असर हुए। यहां पे तुम देख रहे होगे चेंज। ज्यादातर चीजों में ये फोर्स चेंज लेके आता है, राइट। तो ये तो फोर्स का असर हुआ। अब हम बात करते हैं कितने टाइप्स की फोर्स हो सकते हैं। वैसे बहुत से टाइप्स की फोर्स के बारे में तुम पहले भी पढ़ चुके होगे और बहुत से टाइप्स की फोर्स के बारे में तुम आगे भी पढ़ोगे। बच्चों 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं, उसी फोर्स से ही सारी फोर्सेस बनी है। ये क्लास 9 के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे के लिए इंपॉर्टेंट, मैं आपको सिर्फ बता देता हूं। एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे पृथ्वी को सूर्य अपनी तरफ खींचता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में लगता है। एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन्हीं फोर्स से बाकी सारी फोर्सेस बनी है। अब फोर्स को समझने के लिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अलग अलग पैरामीटर पे हम फोर्स को कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और उसको समझते हैं। जैसे फोर्स को समझने के लिए हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बैलेंस फोर्स है कि अनबैलेंस फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है कि नॉर्मल फोर्स है, विस्कस फोर्स है, राइट। तो इस तरह से तुम देखोगे बहुत टाइप्स की फोर्सेस होती हैं, मतलब उनके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन जो फोर्सेस हैं इन्हीं 4 फोर्सेस से निकलकर आई। तो हम इस क्लास में 2 बेसिस पे फोर्सेस को क्लासिफाई करेंगे ताकि हम इस चैप्टर को और क्लास 9 के लेवल की चीजों को बेहतर ढंग से समझ सकें। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जैसे बच्चों हम कांटेक्ट के बेसिस पे पहले क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे कांटेक्ट फोर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं फोर्स, और नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स एट अ डिस्टेंस। अब कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स नाम से ही लग रहा है या इसमें क्या होने वाला है, यानी कांटेक्ट होने वाला है, राइट। उस बेस पे हम फोर्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। ऐसी फोर्स जिसमें जिस वस्तु पे फोर्स लगाया जा रहा है और जिस वस्तु से लगाया जाता है दोनों कांटेक्ट में हो, दोनों फिजिकल कांटेक्ट में हो,
तो ऐसी फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल आ रही है, आपने हिट किया, बॉल और बैट दोनों का फिजिकल कांटेक्ट हुआ, तो ऐसी फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। दूसरा, फ्रिक्शन की फोर्स। फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों घर्षण। घर्षण माने घिसने से जो फोर्स लगती है। जैसे एक ऐसे खुरदरी सरफेस है तो इस पे फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा लगेगी। अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन की फोर्स कम लगेगी। अब तुमने अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत जगह देखा होगा, जैसे गेट है सही से खुल नहीं रहा तो उसमें ऑयल हमने लगा दिया, क्या? फ्रिक्शन कम करने के लिए। हम जब चलते हैं तो अपने पैर से हम पृथ्वी को पुश करते हैं तो वहां पर भी फ्रिक्शन लग रहा है। अब पृथ्वी अगर जहां पे चल रहे हो खुरदरी है तो आसानी से चल रहे होते हो, लेकिन अगर कोई ऐसी सरफेस बड़ी स्मूथ है तो चलने में मुश्किल होती है क्योंकि फ्रिक्शन वहां पे नहीं लगती। तो फ्रिक्शन के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो पहले हम समझते हैं। तो बच्चों हम कांटेक्ट फोर्स में लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये मैं कांटेक्ट फोर्स में लिख रहा हूं, राइट। इसका एग्जांपल हो सकता है कांटेक्ट फोर्स का फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हो। इस फोर्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट ऑलवेज एक्ट्स opposite to the motion of the force। इस फोर्स को बारे में तुम बहुत ही ज्यादा पढ़ोगे, लेकिन इस फोर्स की एक प्रॉपर्टी याद रखना कि जैसे कोई वस्तु इस डायरेक्शन में मोशन हो उसका हो रहा है तो फ्रिक्शन की फोर्स अपोजिट ही लगेगी, यानी फ्रिक्शन की फोर्स मोशन के अपोजिट लगती है। वस्तु इधर से आ रही है, आप बताओ फोर्स किधर लगेगी? फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, यानी जो मोशन की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट ही हमेशा फ्रिक्शन वाली फोर्स लगती है। कांटेक्ट फोर्स में एक एग्जांपल है नॉर्मल फोर्स का। इस फोर्स के बारे में आप बार बार पढ़ोगे तो इस फोर्स के बारे में भी हम समझ लेते हैं। बच्चों नॉर्मल फोर्स तभी लगती है जब कांटेक्ट में होगी, वो तो होगी ही क्योंकि कांटेक्ट वाले हेडिंग में हम पढ़ रहे हैं तो कांटेक्ट में तो होना ही पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक ये टेबल है, टेबल पे एक बुक रखी है, ठीक बात। तो यहां पे अगर कांटेक्ट फोर्स देखना है तुमको तो बहुत सिंपल है, ये दो लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर दो, एक इधर इस तरह से एरो बना दो, एक इस तरह से एरो बना दो। इसका मतलब ये बुक इस टेबल पे फोर्स नीचे लगा रही है और ये टेबल इस बुक पे ऊपर फोर्स लगा रही है। ये जो फोर्स होती है हमेशा सरफेस के, ये कांटेक्ट जहां पे हो रहा है ये इस तरह से है और ये लाइन देखो 90 डिग्री का एंगल है, ये देखो 90 डिग्री का, तो ये फोर्स कांटेक्ट के हमेशा 90 डिग्री पे लगती है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको हम लिख लेते हैं, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। जो बातें यहां पे बच्चों लिख रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्लास के लिए तो है ही, साथ ही साथ हायर क्लासेस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दो फोर्सेस के बारे में हमने कांटेक्ट वाले में पढ़ा। ऐसी बहुत सी फोर्सेस हो सकती हैं, बहुत सी जगह कांटेक्ट वाली फोर्स हो सकती है। जैसे मैं बोर्ड पे प्रेस कर रहा हूं, इसको धक्का मार रहा हूं, राइट, तो ये भी बोर्ड और मेरे हाथ के बीच में कांटेक्ट हुआ। इस मार्कर को मैंने ऐसे प्रेस किया, इसका मतलब मैंने कांटेक्ट किया तो कांटेक्ट फोर्स है। तो ऐसी बहुत सी फोर्स हो सकती है। दो मेन फोर्सेस के बारे में मैंने इसमें लिखा। नॉन कांटेक्ट फोर्स, ऐसी भी फोर्स हो सकती है जिसमें कांटेक्ट ना हो बॉडी के बीच में फिर भी फोर्स लगे। गेस करो, हाँ ऐसी फोर्स हो सकती है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, उसमें कोई बीच में रस्सी तो नहीं बंधी है, फिर भी वो घूम रही है, राइट। तो सूर्य पृथ्वी पर एक फोर्स लगा रहा है, राइट, तो उसकी वजह से पृथ्वी घूम रही है, करेक्ट।
तो बगैर किसी कांटेक्ट के भी फोर्स लग सकती है, तो ऐसी फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स में बच्चों बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जो कि आगे है फिजिक्स में, उसमें पढ़ोगे तो आप समझोगे। शॉर्ट में मैं बता देता हूं, दो मास की चीजें हैं, चाहे पृथ्वी पे हो या ब्रह्मांड में कहीं पर भी हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। पृथ्वी पे छोटे छोटे मास की चीजें, जैसे मैं हूं, मोबाइल है, यहां पर भी ये अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा। क्यों नहीं फील हो रहा? ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आप समझोगे। फिलहाल दो मास की चीजों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन वाली फोर्स होती है, तो उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और इसमें कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। अब इसमें एग्जांपल तो लिख ही लोगे ना, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। या किसी वस्तु को ऐसे ऊपर फेंकते हो तो वस्तु नीचे क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वो वस्तु जमीन पे आ जाती है। करेक्ट। इसी तरह से बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये बच्चों चार्जेस के बीच में लगता है, ये मास के बीच में लगता है, राइट, और ये दो चार्जेस के बीच में लगता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसके बीच में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, फिर भी पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। करेक्ट। इसी तरह से जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, लेकिन उसके बीच में कोई ऐसा रस्सी वस्सी तो बंधी नहीं, फिर भी फोर्स लग रही है, राइट। अच्छा, कई बार आप रस्सी के माध्यम से एक वस्तु लटकी हुई है, तो रस्सी में एक फोर्स लगती है, उसको टेंशन वाली फोर्स बोलते हैं। स्प्रिंग में फोर्स लगती है, राइट। तो इस तरह से बहुत टाइप की फोर्सेस होती है। फिलहाल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दो फोर्स आप नॉन कांटेक्ट वाली फोर्स में रख सकते हो। और भी बहुत सी फोर्सेस हो सकती है, मैंने दो का सिर्फ एग्जांपल आपको दिया। अब ये तो बच्चों हो गया टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। हमने किस बेस पे इसको क्लासिफाई किया? हमने क्लासिफाई किया कांटेक्ट के बेसिस पे। अब हम फोर्स बैलेंस्ड है, किसी बॉडी को बैलेंस किए हुए है या किसी बॉडी को अनबैलेंस किए हुए है, इस बेस पे हम समझने वाले हैं कि फोर्स कितने टाइप की होती है। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर पे हो तो एज के हिसाब से कौन छोटा है, आपके घर के मेंबर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, राइट। मान लो 10 ईयर से बिलो कौन है, 10 ईयर से ज्यादा कौन है, ये क्राइटेरिया हमने बनाया और क्लासिफाई कर दिया। स्कूल में आप पहुंच गए, अब परसेंटेज के बेसिस पे स्टूडेंट्स को क्लासिफाई किया जा रहा है। तो जिसका 70 के नीचे है वो इस कैटेगरी में, जो 70 से ऊपर है इस कैटेगरी में, तो पर्सन तो आप ही हो। लेकिन कैटेगराइज करने का, क्लासिफाई करने का जो पैरामीटर है वो अलग अलग हो गया। तो एक चीज को दो पैरामीटर पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कांटेक्ट के बेसिस पे हमने क्लासिफाई अगर किया तो फोर्स बैलेंस कर रही है किसी चीज को या अनबैलेंस कर रही है, इस बेस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। करेक्ट। तो अब इस बेस पे कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के बेस पे किया। अब हम करने वाले हैं कि दो फोर्सेस हैं, वो किसी वस्तु को बैलेंस करती है या अनबैलेंस करती है। अनबैलेंस किए हुए उस बेस पे फोर्स को हम किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो फोर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट में, एक बैलेंस्ड फोर्स, इस तरह का क्लासिफिकेशन आपकी बुक में दिया गया है। दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। बच्चों बैलेंस फोर्स में जो नेट फोर्स लगती है, बैलेंस फोर्स वो फोर्स है जो किसी बॉडी पे लगती है तो नेट फोर्स उस बॉडी पे जीरो होती है। ये यानी वो बॉडी कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करती। यहां पे नेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, अनबैलेंस फोर्स होगी तो जो उस पर नेट फोर्स लगेगा, यानी कई फोर्सेस लगेंगी और उनका
सम करोगे वेक्टर के हिसाब से तो तुम देखोगे उनका जो रिजल्ट आएगा, उनका आंसर फाइनली आएगा वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो उसको अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। अगर बच्चों नेट फोर्स जो है वो जीरो है तो हम उसको लिखने का कुछ इस तरीका हो सकता है F1, F2, F3, तो इसके ऊपर ऐसे तीर लगा दोगे ना, तो इसका मतलब हो गया कि जो फोर्स है हम उसको वेक्टर के हिसाब से जोड़ रहे हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका सम क्या होगा बच्चों, यहां पर जीरो होगा। लेकिन यहां पे लिस्ट से 3 फोर्सेस है, F1, F2, F3, और भी फोर्सेस हो सकते हैं, मैं 3 का एग्जांपल ले रहा हूं। तो ये 3 फोर्सेस हैं, इन 3 फोर्सेस का जब हमने वेक्टर के हिसाब से सम किया तो हमने पाया इनकी वैल्यू जीरो नहीं है। तो ऐसी फोर्स जिसमें नेट फोर्स जीरो हो बैलेंस फोर्स है, और जिसमें नेट फोर्स जीरो ना हो उसको अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों बैलेंस को संतुलित, यानी किसी बॉडी को जो संतुलित किए है फोर्स, इसको हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं। अनबैलेंस फोर्स मतलब असंतुलित। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर एक टेबल है, टेबल पे एक बुक रखी हुई है। अब ये वस्तु तो चल नहीं रही, ये वस्तु चल नहीं रही है तो क्या इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही? ऐसी कोई गारंटी नहीं। कोई वस्तु चल नहीं रही है तो कोई फोर्स ना लगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। उस पे फोर्स लग सकती है लेकिन नेट फोर्स जीरो है, इसलिए वो वस्तु रुकी है स्टेट में। जैसे इस पे जो फोर्स एक लगी कि मैंने अभी बताया था कांटेक्ट वाली फोर्स हो सकती है, यानी ये जो टेबल है, ये टेबल इस वस्तु पे फोर्स लगाएगी और ये वस्तु यानी ये बुक इस पे फोर्स लगाएगी, तो कांटेक्ट वाली फोर्स हो गई, राइट। अच्छा, एक फोर्स तो जो नीचे की तरफ वर्क करती है वो ग्रेविटेशन वाली फोर्स है, पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, राइट। और ये कांटेक्ट वाली फोर्स इस वस्तु पे ऊपर लग रही है, तो ये फोर्स इस फोर्स को एक कैंसिल कर देती है, जिसकी वजह से वस्तु रुकी हुई महसूस हो रही है। बहुत तेज हवा चल रही है तो हो सकता है हवा की वजह से वस्तु इधर जाए, लेकिन जो टेबल है इसमें फ्रिक्शन वाली फोर्स, रगड़ने वाली फोर्स लग रही है और इतनी लग रही है कि इसको बराबर कर दे रही है। तो अब ये जो बुक है ये मूव ही नहीं करेगी। तो बच्चों फोर्स तो लग रही है, ये फोर्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी, ये इसको कैंसिल कर दे रही है, ये इसको कैंसिल कर दे रही है। तो नेट फोर्स कितनी हुई, इसी को बोल रहे हैं नेट फोर्स जीरो है। तो बैलेंस्ड अगर कोई वस्तु है तो इसका मतलब उसकी नेट फोर्स उस पर जीरो है। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल चलती जा रही, जिस स्पीड से है उसी स्पीड से चलती जा रही है। ऐसा अज्यूम करो, अभी इसके बारे में लॉस पढ़ोगे, लेकिन अभी ऐसा अज्यूम करो, मतलब ये वस्तु एक ही स्पीड से चलती चली जा रही है, राइट। तो क्या इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही? ऑब्वियसली फोर्स लग सकते हो सकता है फोर्स यहां लग रही हो, 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 यहां लग रही हो, यहां लग रही हो, ढेर सारी फोर्स इस पे लग रही हो। लेकिन नेट फोर्स क्या होगा, यानी एक फोर्स दूसरे को कैंसिल कर देगी और फाइनली जो इफेक्ट होगा इस पे फोर्स का वो कुछ भी नहीं हो, यानी नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। तो इस पे लगने वाली फोर्स को बच्चों हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस फोर्स से हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन शुरू होता है। लॉज ऑफ मोशन में जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो बैलेंस फोर्स पे बेस्ड है। तो पहला लॉ जो आता है वो बैलेंस फोर्स में आता है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, अभी समझेंगे इसके बारे में। या बच्चों इसको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब कोई वस्तु चल रही है तो चल ही रही है, उस पर नेट फोर्स जीरो है, या रुकी है तो रुकी ही है, मतलब नेट फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम में है। या इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, राइट। या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल सकते हो। तो बैलेंस फोर्स पे बेस्ड जो लॉ है पहला, वो लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम या लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स के बारे में। ले से कि कोई वस्तु है, ये चल रही है, राइट, लेकिन इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब नेट फोर्स यहां पे तो जीरो नहीं है, राइट। इधर वाली फोर्स मान लो इधर वाली को कैंसिल कर दे रही, इधर बच्चों 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इधर
मान लो कि 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इधर तो 5 न्यूटन लग रही है, तो 5 न्यूटन ऊपर नीचे ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बात खत्म हो गई, इसका तो कोई असर नहीं है। अब इसका देखते हैं, ये 10 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, 5 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, तो 10 तो बड़ा है, 5 न्यूटन इसको घटा दोगे, राइट, तो नेट फोर्स इस पे कितना है 5 न्यूटन। 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में अभी भी लग रही है, इसका मतलब ये वस्तु पे जो फोर्स लग रही है वो अनबैलेंस फोर्स है, राइट। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर तुम देखो तो ऐसा फील होता है कि हर वस्तु चाहती है कि वो रेस्ट पे ही रहे, करेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं, ये पहले लोग सोचते थे, फिर बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए और फाइनली फिजिक्स में फार्मूलेट हुए, प्रिंसिपल्स बनाए गए ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंट पे, कि ऐसा भी नहीं है, राइट। तो अब इन्हीं सब बातों को समझने के लिए हम बढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन की तरफ धीरे धीरे, राइट। तो मैंने बोला कि भाई अनबैलेंस जो फोर्स होती है बच्चों, उस पर नेट फोर्स जो होगी कुछ ना कुछ जरूर लगेगी, राइट, नेट फोर्स कुछ ना कुछ जरूर लगेगी, यानी उसमें एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन मोशन में पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मतलब बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ होता है तो एक्सेलरेशन हम बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी में चेंज को एक्सेलरेशन बोलते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं होती, चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसके लिए हमारे 2 लॉज यहां पे आते हैं, यानी अनबैलेंस फोर्स से रिलेटेड सेकेंड लॉ हमारा है और थर्ड लॉ है। बच्चों ये सेकेंड लॉ जो है, राइट, इसमें हम डिराइव करते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए F = ma, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ में हमारा जो लॉ का नाम है उसको एक्शन एंड रिएक्शन बोलते हैं। ये तो तीनों लॉस के बारे में तुमने देखा, ये कहां से आ रहे हैं, ये बैलेंस से आ रहा है और ये अनबैलेंस से आ रहा है। ये तीनों लॉस क्या है, अब इसके बारे में हम समझेंगे। फोर्स के बारे में समझ गए, कॉज ऑफ मोशन क्या है, फोर्स है, फोर्स की वजह से कोई वस्तु चल रही है या कोई वस्तु रुकी हुई है। अब इस फोर्स को लॉज में कैसे हम रखें, उसके लिए न्यूटन ने 3 लॉज दिए, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर बहुत सुपरफिशियली देखो तो ऐसा लगता है कि हर वस्तु रुकना चाहती है। जैसे बॉल को आपने फेंका तो कुछ देर बॉल चलेगी और रुक जाएगी, करेक्ट, तो लगता तो ऐसा ही है कि हर वस्तु रुकना चाहती है। लेकिन एक साइंटिस्ट है गैलीलियो, जिन्होंने बताया ऐसा नहीं है, वस्तु की फिजिकल स्टेट या नेचुरल स्टेट 2 हो सकते हैं। हो सकता है वस्तु रुकी हो सकता है वस्तु चल रही है और उसकी स्टेट यह है कि वो हमेशा चलना चाहे। जैसे एग्जांपल के लिए सूर्य है, उसके चारों तरफ पृथ्वी तो कंटिन्यूअसली चल रही है, उसका नेचर तो ये है चलते रहना, राइट। तो जो हमारी ये ऑब्जर्वेशन है पृथ्वी पे कि हर वस्तु रुकती है और उसका नेचर ऐसा है, वो तो गलत हो जाता है। इसी चीज को गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, आप भी उस एक्सपेरिमेंट को देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो गैलीलियो के उस एक्सपेरिमेंट को अब हम यहां पे करेंगे और उसके बाद फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो गैलीलियो का बच्चों क्या एक्सपेरिमेंट है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हमने यहां से शुरुआत कर दी है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में समझना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को तो अभी बाद में हम लिखेंगे, लेकिन पहले उस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। गैलीलियो ने बच्चों कुछ इस तरह का सेटअप किया, ठीक है। अब यहां पे थोड़ी लाइन इधर उधर हो सकते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये कोई इस तरह से उन्होंने रखा, यहां पे एक बॉल रखी, ठीक। बॉल की हाइट अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में लूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूं, तो लेट्स से ये है। अच्छा, ये जितनी हाइट है उतनी हाइट लेट्स से यहां पर है, ठीक है। बॉल को जब मैं छोड़ता हूं तो यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है ऐसा मान के लेस फ्रिक्शन रखा गया। फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती है, जैसे जिस डायरेक्शन में वस्तु चल रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन लगती है, अभी बताया था। तो अगर वस्तु इधर चल रही है तो फ्रिक्शन
ऊपर लगेगी, तो हमने इसका फ्रिक्शन कम कर दिया। जैसे ऑयल डाल के आप किसी चीज का फ्रिक्शन कम कर देते हो, नहीं, स्मूथ सरफेस बना देते हो तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, उसी तरह से उन्होंने किया। उसके बाद इस बॉल को बच्चों जब छोड़ा तो बॉल यहां से चली और चलते चलते जितनी हाइट पे बॉल यहां पे थी उतनी ही हाइट पर पहुंच गई। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरह से किया। एक्सक्यूज मी। अब यहां पे जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, उस झुकाव को थोड़ा सा कम कर दिया इस तरह से। तो यहां पे लेट्स से ये हाइट ये है और इतनी ही हाइट जाके यहां पर बनती है, ठीक है। तो बॉल को उन्होंने यहां से छोड़ा। जब छोड़ा तो बॉल यहां से जाते 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 कहां पे पहुंच गई? यहां पे पहुंच गई। यानी बॉल जिस हाइट पे थी, ये जो हाइट है यहां से, उसी हाइट को अटेन करना चाहती थी, उसी जगह पहुंच गई। यानी यहां पे नहीं रुकी, यहां पे भी नहीं रुकी। अब ज्यादा डिस्टेंस उसने ट्रैवल की इस हाइट को अटेन करने के लिए, इस हाइट को पाने के लिए। तो बॉल ज्यादा दूर चली। तो इन्होंने बोला ओके। फिर उन्होंने क्या किया, इस सरफेस को इस तरह से कर दिया। अब बॉल की हाइट ये है बच्चों, बॉल यहां पे रखी और ये सरफेस बहुत स्मूथ है, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं। इन्होंने इसको छोड़ा तो बॉल ऑब्वियसली जिस हाइट पे रखी थी उसी हाइट को पाना चाहेगी। तो बॉल यहां चलनी शुरू होती है, उसको कोई हाइट इस तरह से मिलती नहीं है, तो मिलती नहीं है। तो बॉल, इसका मतलब हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहेगी। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल जो होता है, इक्वल इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन में। मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो इसका मतलब अगर इसको ये हाइट नहीं मिलेगी तो बॉल हमेशा चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। यानी इससे पता ये चला कि ऐसे तो कुछ है जो इस बॉल को रोक रहा था, नहीं तो इसकी जो खुद की नेचुरल टेंडेंसी है वो ये है कि हमेशा चलती रहे, हमेशा चलती रहे, जब तक कि कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। अब डे टू डे लाइफ में तो हम तो देखते हैं कि बॉल रुक जाती है, लेकिन कंडीशन यहां पे देखो, फ्रिक्शन हटा दो, फ्रिक्शन ना रखो, जीरो कर दो, तो कोई वस्तु चल रही तो हमेशा चलती रहेगी। आप बोलोगे हवा भी रोक सकते, ऑब्वियसली रोक सकते, उसको भी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना रहे तो अगर किसी वस्तु को एक बार तुमने चला दिया तो वो हमेशा चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। और अगर कोई वस्तु रुकी है तो हमेशा रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो पता यह चला कि हर वस्तु की नेचुरल स्टेट ये नहीं होती कि वो रुकना चाहती है, राइट। ऐसी भी वस्तु होती है जो हमेशा मोशन में रहना चाहती है, लेकिन कुछ फिजिकल, कुछ एक्सटर्नल कारण की वजह से वो रुक जाती है। तो न्यूटन्स ने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया। उसके बाद उन्होंने 3 लॉज दिए, जिसको फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ बोलते हैं। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये समझ में आया कि 2 फिजिकल स्टेट्स हो सकती है, कोई वस्तु रेस्ट पे हो या कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में हो, राइट। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, अभी मैंने बताया कि उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पे हम पहुंचे, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया वर्ड यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया है क्या बच्चों? बॉडी की वो टेंडेंसी जिसके कारण वो अपने में किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है, उसका विरोध करती है। जैसे मैं रुका हूं, कोई मुझे धक्का दे तो मैं, उसको भी धक्का लगता है, राइट। मतलब मैं अपनी जगह पोजीशन पे रहना चाहता हूं और कोई मुझे धक्का देगा तो उस चेंज को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसका विरोध करूंगा, राइट। सुबह का टाइम आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है, कोई आकर आपके घर में आपको उठाता है तो आप उसको रेसिस्ट करते हो। तो किसी बॉडी की वो टेंडेंसी जिसके कारण वो अपने में होने वाले किसी परिवर्तन का विरोध करे, अपोज करे, उसको हम बोलते हैं कि उसमें इनर्शिया है। मतलब ऐसे समझो सिंपल भाषा में कि बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो अपने अंदर होने वाले किसी चेंज को रेजिस्ट करती है, उसका विरोध करती है, इनर्शिया कहलाती है। तो बच्चों, एक इनर्शिया तो यह भी हो सकता है कि कोई वस्तु रेस्ट में हो। अब रेस्ट में रह के वो विरोध करे तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
कोई वस्तु चल रही है, उसको रोकना चाहोगे तो चलना चाहेगी, तो इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा, कोई वस्तु एक डायरेक्शन में जा रही है, आपने धक्का मारा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी इनर्शिया ये जो है ना, 3 तरह का हो सकता है। तो लिख लेते हैं इनर्शिया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इनर्शिया के बारे में भी मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं। टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट any change in it, any change in it। बच्चों, एनी चेंज से मतलब यहां पे हम 2 चीजों को लेके चल रहे हैं। अगर बॉडी की पोजीशन रेस्ट में है तो वो चाहेगी कि रेस्ट में बनी रहे, ठीक। बॉडी की पोजीशन मतलब अभी एट प्रेजेंट मान लो वो यूनिफॉर्म मोशन में है। कौन से यूनिफॉर्म मोशन, तो समझ ही रहे हो, एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन में तो हमेशा मोशन में। तो 2 चेंज की बात करें, मतलब बॉडी की 2 स्टेट है जिसमें अगर परिवर्तन किया जाएगा तो बॉडी उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी, रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में। अगर रेस्ट में कोई वस्तु है, आप उसको हटाना चाहोगे, उसको रेस्ट से डिस्टर्ब करना चाहोगे, तो वो अपोज करेगी। अगर वो मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, उस पर कोई फोर्स लगाओगे तो वो अपोज करना चाहेगी। तो ये जो अपोज करने की प्रॉपर्टी बॉडी की है, उसी को इनर्शिया हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बच्चों 3 टाइप की इनर्शिया है, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे। इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की हो सकती है, यूनिफॉर्म मोशन की हो सकती है, या बच्चों हो सकती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट, जिसमें हम जो है डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो वस्तु अपनी डायरेक्शन में बनी रहना चाहती है, तो इसको इनर्शिया ऑफ हम डायरेक्शन भी बोलते हैं। अब डे टू डे लाइफ में अब तुम पूछोगे कि इनर्शिया कहाँ है, मुझे आप बताओ, तो बहुत सी जगह आप इनर्शिया को देख सकते हो और फील कर सकते हो। देख तो नहीं सकते, फील कर सकते हो। जैसे मान लो आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, अचानक से ब्रेक लगती है तो अब आगे की तरफ आप झुक जाते हो, तो आपसे बोला जाता है कि आप सीट बेल्ट बांध के रखो, ताकि जब आगे की तरफ ब्रेक लगने पे आप जाओ तो ऐसा ना हो कि टकरा जाओ शीशे पे जाके वहां पे और आपको चोट लग जाए। यहां पे इनर्शिया है, कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ मोशन है। मोशन में आप थे और रेस्ट में आ गए। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। जब आप चल रहे हो तो आप में इनर्शिया ऑफ मोशन है। अचानक से ब्रेक लगी तो आपका जो पैर है वो तो रेस्ट में आ गया। बॉडी का ऊपर का हिस्सा ये अभी भी मोशन में रहना चाहेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, इनर्शिया की वजह से वो अब भी मोशन में रहना चाहेगा, लेकिन ब्रेक तो लग गई है। तो बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा है जो अभी भी मोशन में रहना चाहता है, वो मोशन में जाता है, यानी उसका विरोध करता है, नहीं मैं मोशन में रहूंगा। ब्रेक लगने के बाद भी मोशन में रहता है और वो जाके टकरा जाता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का एक एग्जांपल ये हो गया, राइट। लेट्स से आप बाइक पे बैठे हो और आपका दोस्त भी बाइक पे बैठा हुआ है, ठीक। आप अचानक से स्टार्ट कर देते हो तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। जो आपका दोस्त है, आप तो समझ रहे हो कि मैं चलने वाला हूं, आपका दोस्त पीछे बैठा है, वो देख नहीं रहा, आपने अचानक से स्टार्ट किया तो पीछे की तरफ गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। एट प्रेजेंट वो रेस्ट पे है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। आपने बाइक अचानक से स्टार्ट कर दी, मोशन में कर दी, तो वो जहां था वहीं रहना चाहेगा, तो रेस्ट पे रहना चाहेगा। गाड़ी आगे निकल गई और उसके बॉडी की जो प्रॉपर्टी है कि वो रेस्ट पे रहेगा, वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, यानी इनर्शिया अपना असर दिखाती है, जिसकी वजह से वो पीछे गिर जाता है। एक कांच की बनी हुई कोई चीज लो, उस पे बहुत
स्पीड के साथ अगर आप बुलेट शूट करते हो तो आप देखोगे बुलेट एक छेद करते हुए इस तरह से कुछ कांच की चीज है से बुलेट छेद करते हुए यहां से ऐसे आर पार निकल जाएगी, ठीक है, और कांच टूटेगा नहीं क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा होने से जब ये कांच के संपर्क में आती है तो बाकी के जो मॉलिक्यूल है उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे ही रहना चाहती है। इतनी स्पीड से जाती है कि बाकी जो पार्टिकल है वो डिस्टर्ब ही नहीं होते, इसलिए कांच नहीं टूटता। लेकिन आप इस पे पत्थर मारो तो पत्थर एक तो स्लो स्पीड से है, जब इसके संपर्क में आता है तो ये इसके इनर्शिया को, कांच के इनर्शिया को डिस्टर्ब करना चाहता है। वो रेस्ट पे है तो डिस्टर्ब करना चाहेगा, तो कांच उसको अपोज करेगा, नहीं मुझे चेंज नहीं होना, रेस्ट से अपोज करेगा और जिसकी वजह से कांच टूट जाएगा। तो ये भी इनर्शिया का एग्जांपल है। कैरम है, कैरम बोर्ड आपने जरूर यूज किया होगा, राइट। उसमें कैरम की जो कॉइन है बीच में रख दिया आपने, इसे स्टैक कर दिया, पाइल में करके रख दिया, करेक्ट। उसके बाद नीचे से बड़ी स्पीड से मारो, और ये तुमने एक्सपीरियंस भी किया, बहुत तेजी से मारो तो नीचे की जो कॉइन रहती है वो तो आगे चली जाती है और जो ऊपर की कॉइन रहती है वहीं की वहीं रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे थी, नीचे वाली तो मोशन में आ गई, वो आगे निकल गई, लेकिन जो ऊपर रखी वो अभी में रेस्ट में रहना चाहती है, और रेस्ट में रहने की प्रॉपर्टी यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो वहीं की वहीं रह जाती है। आप एक ग्लास लो, ग्लास इस तरह से लो, ठीक है, यहां पे ऐसे कोई बोर्ड वगैरह रख दो इसके ऊपर, और इसके ऊपर एक कॉइन रख दो, ठीक है, और काफी स्पीड के साथ इसको फोर्स मारो तो तुम देखोगे कार्डबोर्ड जो ये है पतला वाला, ये आगे निकल जाएगा और ये जो कॉइन इस पे रखा है वो नीचे आके ग्लास में गिर जाएगा, क्योंकि आपने इतनी स्पीड से मारा कि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो था ये रेस्ट में ही था, ये डिस्टर्ब ही नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से ये जाके आके नीचे गिर गया। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको भी पता हो तो आप बताओ, और भी एग्जाम्पल मुझे भी पता है लेकिन आप भी बताओ, राइट। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल इनर्शिया के हो सकते हैं। तो इनर्शिया समझ गए। डायरेक्शन वाला एक ले लेते हैं। जैसे आप कार से जा रहे हो लेट्स से इस डायरेक्शन में, और बड़ी शार्पली बहुत तेजी के साथ इधर मूव गाड़ी होती है, तो आपकी बॉडी इधर जाती है। क्यों? क्योंकि आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे ना, तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे बॉडी उसी में रहना चाहेगी, लेकिन आपने इधर शार्प टर्न किया जिसकी वजह से आपकी बॉडी इधर आके टकराती है। जैसे मैं इधर जा रहा हूं और अचानक से इधर मुड़ता हूं तो मैं बोर्ड की तरफ टकराऊंगा, क्योंकि मेरी बॉडी इसी डायरेक्शन में तो जा रही थी। तो डायरेक्शन चेंज करने से जो इनर्शिया हुआ वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाला हो गया। तो इस इनर्शिया, अच्छा मान लो एक भारी चीज है, जैसे मान लो ट्रेन है, उसको अगर तुम धक्का मारोगे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है, क्या वो डिस्टर्ब होगी? नहीं, वो तो बहुत भारी है। लेकिन छोटी सी बॉल है, धक्का मारोगे चलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। तो ये याद रखना, इनर्शिया को आई से बच्चों दिखाते हैं, ये मास पे डिपेंड करता है, यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसमें इनर्शिया होगा। जितना ज्यादा मास यानी बड़ी चीज होगी, उसका मास बहुत ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, यानी वो ज्यादा अपोज करने की प्रॉपर्टी रखेगा। तो एक अगर मान लो ट्रेन है, ट्रेन को तुम धक्का मारते हो, उसका मास इतना ज्यादा है, वो रेजिस्ट भी ज्यादा करेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट से, वो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन बॉल तो चेंज हो जाती है क्योंकि मास कम है। तो यहां पे समझने की बात है कि जब मास ज्यादा होगा बच्चों तो इनर्शिया भी उसका ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये तो भाई इनर्शिया के बारे में हमने समझ लिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं तो ऑब्वियसली हमने फर्स्ट लॉ को समझ लिया, राइट। अब फर्स्ट लॉ में एक कहां से आया बताओ? बैलेंस फोर्स से आया, यानी नेट फोर्स इस पे 0 लगेगी। तो इस लॉ को कुछ इस तरह से फॉर्मुलेट किया गया कि अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अगर कोई वस्तु रुकी है तो हमेशा रुकी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। मैंने क्या बोला? अगर कोई वस्तु चल रही तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन से चलती रहेगी, रुकी है तो हमेशा रुकी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। यानी इनर्शिया की प्रॉपर्टी बच्चों चल रही है, इनर्शिया ही तो है जो उसको उसी में मेंटेन रखना चाहेगी, रुकी है तो उसको रुका ही रहना चाहिए। इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, राइट। मास अगर कम होगा तो इनर्शिया कम होगा, मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। तो इस चीज को यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम लिख लेते हैं,
उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे हम मूव करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो चलो फटाफट से लिख लेते हैं। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स in a state of rest or of uniform motion, लिखते जाओ, in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। तो ये हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें टर्म वर्ड से परेशान नहीं होना, बातें जो मैंने बोली वही है। देखो, एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में तो उसी में रहना चाहेगी, अनलेस जब तक कंपेल्ड बने फोर्स किया जाता है उस पर, उस चेंज को चेंज करने के लिए, उस स्टेट को चेंज करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। कोई बॉडी अगर रेस्ट पे ही रहेगी, चल रही तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब कोई बॉडी चल रही है तो हमेशा चलती रहेगी, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। कुछ भी हो, अगर बॉल को आपने छोड़ दिया, फ्रिक्शन कम है, हवा का रेजिस्टेंस कम है तो बॉल कुछ दूर ज्यादा चलेगी, लेकिन फाइनली वो रुक ही जाती है। ये न्यूटन को भी पता था, तो उन्होंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिया कि भाई अगर रुक जाए कोई वस्तु, यानी अनबैलेंस फोर्स लगेगी तभी वो वस्तु रुकेगी, राइट। अनबैलेंस फोर्स लगेगी तो वस्तु रुकेगी। अगर वो वस्तु रुक गई तो उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, कैसे निकालोगे? तो उसके लिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन आता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन शुरू करने से पहले हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चों कि मोमेंटम क्या है। तो अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। मोमेंटम के बारे में यहां पे हम समझ लेते हैं। हिंदी में इसको संवेग बोलते हैं। मोमेंटम का फार्मूला होता है m इंटू वेग। m क्या है? वस्तु का मास है, और v क्या है? वस्तु की वेलोसिटी है। तो अगर किसी वस्तु का मोमेंटम तुम निकालना चाहते हो, इसको p से दिखाते हैं, तो वस्तु का जो मास है उसकी जो वेलोसिटी उसको मल्टीप्लाई कर दो, तुमको मोमेंटम मिल जाएगा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? बहुत सिंपल है। फाइनल जो मोमेंटम है, शुरू का जो मोमेंटम उसमें से घटा दो तो तुमको चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज बच्चों हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। जैसे mv फाइनल वेलोसिटी, कोई वस्तु है ये चल रही है, यहां पे पहुंची तो इसकी फाइनल वेलोसिटी लेस से mv है, मास सेम है, ठीक। और शुरू की वेलोसिटी जब ये चल रही थी तो mv, तो जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो mv इसका जो है वेलोसिटी u थी, और उसके बाद यहां पे v है, तो डिफरेंस क्या होगा? mv से mv घटा दोगे तभी तो डिफरेंस आएगा, राइट। तो mv माइनस mu, यहां पे u शुरू की वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, m क्या है? मास है, मास है, मास तो दोनों वस्तु सेम है तो मास तो ऑब्वियसली सेम होगा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम को हम इस तरह से निकालते हैं। तो पहला लॉ आता है, द रेट ऑफ change of momentum, the rate of change of momentum is called force, या the rate of change of momentum is directly proportional to force। तो फोर्स का ये जो डेफिनेशन है ये तुमने तो समझ लिया। तो अगर इसको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू बच्चों में लिखना चाहूं
तो मैं कैसे लिख सकता हूं, अब ये हम इसको समझने वाले हैं। तो इस चीज को लिखने का तरीका ये होगा बच्चों, mv माइनस mu, और जब रेट बोलते हैं तो हम t से डिवाइड करते हैं, तो ये हमने लिख दिया f इज इक्वल टू, f क्या बच्चों, अनबैलेंस फोर्स है, mv माइनस mu। तो तुमको ये फार्मूला याद रखना है, साथ ही साथ ये भी लिख, अगर m मैं कॉमन ले लूं तो v माइनस u बचेगा यहाँ पे, राइट, m से m कैंसिल हो जाएगा, v बचेगा, यहां पे डिवाइड करोगे तो m से m कैंसिल, u हो जाएगा और डिवाइडेड बाई t है। f इज इक्वल टू बच्चों होगा v माइनस u डिवाइडेड बाई t। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन तुमने पढ़ा था, v बराबर u प्लस at, राइट ना, तो v माइनस u बराबर बच्चों होगा at, राइट, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस u डिवाइडेड बाई t, यानी a की जगह v माइनस u डिवाइडेड बाई t है, तो यहां पे a लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग टू फोर्स का फार्मूला। a यहां पे एक्सेलरेशन है, m यहां पे वस्तु का मास है। अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना चाहते हैं, तो उस वस्तु का मास निकाल लो और उस पर कितना एक्सेलरेशन है वो निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर फोर्स आ जाएगा। फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। मैंने तुमसे बोला था कि फोर्स की एक यूनिट और होती है, तो कैसे निकालोगे, मास को हम किलोग्राम में बच्चों लिखते हैं, राइट, और एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम न्यूटन बोलते हैं, राइट, या इसको हम स्मॉल कैपिटल n से दिखाते हैं। तो फोर्स की यूनिट समझ गए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से आती है, यहां से आती है, इस फार्मूले से, ठीक। अब आप बोलोगे सर इसको वर्ड्स में लिख दो, तो आपकी बुक में जो लिखा है वही लिख देता हूं कि फोर्स क्या है। तो तुम सिंपल भाषा में बहुत ही सिंपल तरीके से समझो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, करेक्ट। तो इसको अब हम लिख लेते हैं थोड़ी सी स्टैंडर्ड भाषा में, ये समझ गए। तो ये कैसे आया, हाँ ऑब्वियसली, तो ये समझ गए। अब हम लिखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ, लिखते जाओ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम तो समझ गए ना, mv, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो बात हमने बोली थी, समझी थी, वही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चों लिखोगे तो कैसे लिखोगे, mv माइनस mu, ये तो चेंज हो गया, लेकिन रेट लिखने के लिए ये लिखना पड़ेगा, राइट, इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बच्चों मतलब ये होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, राइट। तो ये ऐसा कर सकते हैं, इसकी जगह मैं a लिख सकता हूं। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको हटाने के लिए साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं एक कांस्टेंट, उस कांस्टेंट की वैल्यू भी वही निकालते हैं। तो यहां पे हम k की वैल्यू जो बच्चों है ये 1 होती है। कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का ये जो कांस्टेंट, ये सिंबल है, ये हटाते हैं ना, तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू साइंटिस्ट बताते हैं। यहां पे इस केस में साइंटिस्ट ने बताया इसकी वैल्यू 1 है, तो फाइनली हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, ma आ गया। तो ये आया फार्मूला, और ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो किसी अनबैलेंस फोर्स को अगर तुम निकालना चाहते हो तो इस तरह से निकाल सकते हो। मास रखो, एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई करो और फोर्स निकल जाएगी, ठीक है। तो ये तुमने समझ लिया होगा।
तुमने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो जो फील्डर होता है वो बॉल आती है तो बॉल को डायरेक्ट ऐसे कैच नहीं करता, तुम्हारी बुक में भी ऐसे कैच नहीं करता है, लेकिन ऐसे पीछे लेके जाता है, या बॉल आई तो जब कांटेक्ट में आई तो वो ऐसे करके नीचे लेके जाता है। ऐसा क्यों करता है? ताकि उसके ऊपर फोर्स कम लगे। कभी तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम डायरेक्ट ऐसे टाइट करके हाथ रख दो, क्रिकेट की बॉल आएगी तो तुमको बहुत चोट लगेगी। लेकिन अगर तुम क्रिकेट की बॉल जैसे तुम्हारे संपर्क में उसको करके आपने ऐसे कर दिया, मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा लिया कैच करने में, तो तुम्हारे हाथ पे उतना चोट नहीं लगता। क्यों ऐसा होता है ये समझते हैं। देखो यहां पे इस फार्मूले को ध्यान से देखो, ठीक है। यहां पे T इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब फोर्स बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। ये बात समझे? देखो बच्चों, जैसे मान लो यहां पे आंसर आया 5, राइट, यहां पे मैंने किया 10, तो 2 से इसको कैंसिल किया तो 5 आया, राइट। अगर मैं यहां पे कोई वैल्यू ज्यादा रख देता हूं, मान लो यहां पे वैल्यू 5 रखता हूं, इसको कैंसिल करूंगा तो आंसर कितना आया? 2। तो यहां वैल्यू कम होती है तो यहां पे ज्यादा आता है, यहां पे ज्यादा वैल्यू होगी तो कम आएगा। यानी जब डिवाइड में कोई चीज है ना तो अपोजिट हो जाती है, उसी को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो फोर्स कम लगेगी। तो जब हमने बॉल को कैच किया, टाइम ज्यादा लिया तो फोर्स कम लगेगी, और टाइम हमने आया और डायरेक्ट ऐसे कर दिया, टाइम कम लिया तो फोर्स ज्यादा लगेगी, इसलिए हमको चोट लगती है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये बात हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम कैच करो तो डायरेक्ट ऐसे मत करना, ऐसे करना, टाइम ज्यादा लेना तो फोर्स आपके हाथ पे कम लगेगी, ठीक है। तो ये तो हुआ बच्चों सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। जब आप बॉल को कैच करते हो, राइट, तो आपको चोट ही क्यों लगती है? आप तो बॉल को कैच कर रहे हो, आप बोलोगे कि बॉल आई, बॉल ने हिट किया इसलिए हमको चोट लगी, ठीक है। लेकिन अगर टाइट करके हाथ रखते हो तो ऐसा क्यों होता है? कैच लेने का बेहतर तरीका क्या? इस तरह से लेते हैं या इस तरह से करके लेते हैं। अगर तुम ऐसे ऐसे टाइट करके रखोगे तो कैच नहीं कर पाते, बॉल वहां से उठ के दूसरी जगह चली जाती है। या कभी किसी दीवार पे तुम स्ट्राइक करते हो तो दीवार पे जब मारते हो दीवार पे फोर्स लगता है तो बॉल पीछे क्यों आती है? इसका मतलब जो दीवार है वो भी फोर्स लगा रही है। ऐसे बहुत से, जैसे रॉकेट चलती है, रॉकेट जा रही है आगे, धुआं पीछे निकल रहा है, तो रॉकेट आगे कैसे बढ़ती होगी, राइट। तो अब हम समझने वाले हैं ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि एवरी एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी अगर तुमने बॉल को वॉल पे हिट किया और जितने फोर्स से हिट किया उतने ही फोर्स से वो वॉल उस बॉल पे भी फोर्स लगाएगी, यानी इक्वल और अपोजिट एक्शन हुआ। तो जो दीवार ने रिएक्शन किया और जो फोर्स की वैल्यू जितनी बॉल ने उस पे दी उतनी ही फोर्स की वैल्यू जो दीवार है उसने दी उस बॉल पे। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, और पहले फोर्स को एक्शन बोलते हैं, दूसरे फोर्स को रिएक्शन बोलते हैं। तो थर्ड लॉ है एक्शन और रिएक्शन का। तो इस लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे। ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस है जो तुम अपने डे टू डे लाइफ को रिलेट कर सकते हो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तुम इसको साथ साथ लिख भी सकते हो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। लॉ तो
देखने में बड़ा सिंपल है और है भी, लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में ये बहुत सी जगह एप्लीकेबल होता है। अगर मैंने अपने हाथ से फोर्स लगाया दीवार पे, तो दीवार भी मेरे हाथ पे फोर्स लगाएगी। दोबारा से सुनना, मैंने हाथ से फोर्स लगाया दीवार पे, तो दीवार भी मेरे हाथ पे फोर्स लगाएगी। मैंने जितना फोर्स लगाया दीवार पे, उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स दीवार मेरे हाथ पे लगाएगी। मैं दीवार को गिराना चाहता था, लेकिन चोट मुझे लग गई। क्यों लग गई? इस लॉ के अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर मैंने अपने हाथ से जोर का मुक्का मारा दीवार पे, तो दीवार भी उतने ही फोर्स से मेरे हाथ पे फोर्स लगाएगी। तो ये बोलता है कि थर्ड लॉ कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर एक बॉडी पे दूसरी बॉडी फोर्स लगाती है, तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे फोर्स लगाती है, और ये फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, सिर्फ डायरेक्शन में ये डिफरेंट होगा। तो ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहां कहां पे एप्लीकेबल है? बहुत सी जगह पे एप्लीकेबल है। जैसे एक रॉकेट है, वो आगे बढ़ती है, धुआं पीछे छोड़ती है, तो रॉकेट जितनी स्पीड से धुआं पीछे छोड़ती है, धुआं भी उस पर फोर्स लगाता है और रॉकेट आगे बढ़ती चली जाती है। हम जब चलते हैं तो इतनी यूज टू हैं कि हमको ऐसा फील नहीं होता, लेकिन एक्शन और रिएक्शन यानी थर्ड लॉ वहां पे भी चल रहा है। हम अपने पैर से प्रेस करते हैं, जमीन को धक्का देते, तो जमीन भी हमको धक्का देती है और हम आगे बढ़ते हैं। हम किसी बॉल को किसी दीवार पे हिट करते हैं, तो दीवार भी इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करती है बॉल पे, और बॉल वापिस हो जाती है। हम किसी को स्लैप करते हैं तो हमारे हाथ पे भी चोट लग, जितना तेजी से स्लैप करेंगे उतना ज्यादा चोट लगेगी। यानी इक्वल फोर्स जिस बॉडी पे हम लगा रहे हैं, वो बॉडी पे हम पे भी इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाती है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स तुम अपने आसपास देख सकते हो जिसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको समझना जरूरी है। तुम बोलोगे कि अगर जितना फोर्स मैं दीवार पे लगा रहा हूं, उतना ही फोर्स दीवार हम पे लगा रही है, राइट? तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो हमको चोट ही क्यों लगती है? हमने बॉल को दीवार पे मारा, तो बॉल ने जितने फोर्स से दीवार को मारा, दीवार ने भी उतने फोर्स से बॉल को मारा, तो दोनों कैंसिल कर जाना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो एक ही है, डायरेक्शन अलग है, जैसा शुरू में हमने समझा था। देखो, अगर ये वस्तु है, इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस वस्तु पे इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, नेट फोर्स होगा जीरो, ये वस्तु मूव ही नहीं करेगी, राइट? लेकिन यहां पे एक्शन और रिएक्शन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि एक्शन और रिएक्शन पहली बात तो पेयर में लगती है, दूसरी बात एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे लगती है। यहां पे एक ही बॉडी है, इसी बॉडी पे दोनों फोर्स लग रही है, लेकिन एक्शन और रिएक्शन की फोर्स दो डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं, इसलिए फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती हैं। जैसे मैं चल रहा हूं, तो मैंने अपने पैर की हेल्प से जमीन को पुश किया, तो जमीन एक बॉडी है, राइट? तो मैं एक दूसरी बॉडी हूं, तो मैं जमीन को पुश करता हूं तो जमीन मुझ पे पुश करती है, तो फोर्स दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रही है। एक फोर्स तो जमीन पे लग रही है और दूसरी फोर्स मुझ पे लग रही है। दो बॉडीज पे फोर्स लग रही है इक्वल मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट डायरेक्शन की, इसलिए ये कैंसिल इस तरह की फोर्स के जैसे नहीं होती। तो आंसर क्या हुआ? दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्शन और रिएक्शन की फोर्स लगती है और ये पेयर में होती है। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन act on two different bodies। दूसरा, एक्शन और रिएक्शन की फोर्स सेम नेचर की होती है। जैसे
पृथ्वी से मैंने बॉल को ऊपर फेंका तो पृथ्वी ने बॉल को नीचे खींचा, किस फोर्स के अकॉर्डिंग टू? ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग टू। तो ऑब्वियसली जो बॉल होगी वो भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींचेगी, किस रूल के अकॉर्डिंग? ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी लगाएगी। दो मासेस के बीच में भी अट्रैक्शन होता है, जिसको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में तुम पढ़ोगे। तो इसका मतलब जो फोर्स का नेचर होता है वो भी सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक फोर्स ग्रेविटेशन की है और दूसरी फोर्स फ्रिक्शन की है और उसमें एक्शन और रिएक्शन आप लगा दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑफ सेम नेचर। ठीक, दूसरी बात, एक्शन और रिएक्शन की फोर्स तुरंत लगा। बॉल को हिट किया दीवार पे तो दीवार ने तुरंत फोर्स लगाया, उसने वेट नहीं किया, तुरंत इंस्टेंट। ऐसा नहीं होगा कि मैंने बॉल को हिट किया दीवार पे तो दीवार 4 दिन बाद फोर्स लगा रही है, 10 मिनट बाद, तुरंत होगा। तो मतलब ये फोर्स एक्ट करती है इंस्टेंटली। ठीक, ये पॉइंट आपने समझ लिया कि ये तुरंत वर्क करती है। अब एक पॉइंट और अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। जिस बॉडी का फोर्स आप निकालना चाहते हो उसका फार्मूला होता है F = ma। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, राइट। पृथ्वी का मास कितना होता होगा? बहुत ज्यादा, लगभग होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। 10 के ऊपर 24 है, इसका मतलब 10 में कितने जीरो? 24 जीरो, यानी मास बहुत ज्यादा होता है। ये कोई वस्तु है, इसका मास मान लो 2 kg है। ठीक, अगर मैं इसको ऊपर फेंकता हूं, राइट, ऊपर फेंकता हूं तो वस्तु नीचे आती है, करेक्ट। तो नीचे इसलिए आती है कि पृथ्वी इस पे एक फोर्स लगाती है, पृथ्वी फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में। तो मैं इस फोर्स को ऐसे लिख देता हूं, फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू अर्थ, ऐसे लिखता हूं, फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू अर्थ। अर्थ के कारण इस बॉल पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन ये है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग टू ये बॉल भी उस पर उतना फोर्स लगाएगी, करेक्ट। तो फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू बॉल, और ये फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड की होगी, करेक्ट। अब यहां से एक चीज हमको ये भी समझ में आई कि एक्शन और रिएक्शन लगने के लिए जरूरी नहीं कि दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों बॉडी कांटेक्ट में आए। जैसे दीवार से बॉल कांटेक्ट में आई तो एक्शन रिएक्शन हुआ, लेकिन यहां पे तो ये कांटेक्ट में ही नहीं है, पृथ्वी ये है और वस्तु पृथ्वी से ऊपर है, कोई रस्सी वस्सी का कांटेक्ट नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट है नहीं, फिर भी फोर्स लग रही। तो एक्शन और रिएक्शन की फोर्स कांटेक्ट ना हो तब भी लग सकती है। ग्रेविटेशनल की फोर्स है, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, राइट। तो बॉडी का कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, बॉडी का कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। ठीक बात, एक बात ये समझ गया? ओके, अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो फोर्स होती है, अब यहां पे मैं फोर्स अगर इसकी मैग्नीट्यूड लिखूं, फोर्स ऑन बी, तो मास मैं किसका लूंगा? मास मैं बी का लूंगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पे जो मास है मैं उस बी का लूंगा, मास किसका लूंगा? मैं बी का लूंगा। और ए किसका लूंगा? ए वो वाला एक्सेलरेशन होता है जो पृथ्वी इस पे लगाती है, यानी यहां पे वैल्यू मैं जी की रखूंगा। जी बराबर क्या होता है? लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इस पे मैं फोर्स निकालना चाहता हूं तो मास तो मैं इस वस्तु का लूंगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये मैं लूंगा, जी वाला यहां पे रखूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखो कि मास तो हम इसका लेते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन हम किसके कारण लेते हैं? इस पृथ्वी के कारण इस पे जो एक्सेलरेशन कॉज होता है, यानी जो वेलोसिटी में चेंज पृथ्वी करती है इस पे, वो हम लेते हैं। समझ में आई बात? तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। उसी तरह से इस पृथ्वी पे
मास तो पृथ्वी का होगा, लेकिन एक्सेलरेशन किसके कारण? एक्सेलरेशन इस छोटी वस्तु के कारण होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पे बनता है कि यार मास, ये पृथ्वी इस छोटे वाली मास बॉल को अपनी तरफ खींच रही है, अगर ये वस्तु भी इसको अपनी तरफ खींच रही है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि पृथ्वी इस छोटी वाली वस्तु की तरफ चला जाए? क्योंकि फोर्स तो सेम है, राइट ना? ये क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में, वो क्यों नहीं होता है? अब तुम समझ पाओगे अगर ये बात समझ गए कि यहां पे मास तो इसका होता है लेकिन एक्सेलरेशन पृथ्वी का है, और उसी तरह से जब पृथ्वी पे फोर्स लगेगी तो मास तो पृथ्वी का होगा लेकिन एक्सेलरेशन जो इस छोटी बॉडी के द्वारा या बॉल के द्वारा कॉज किया जाएगा वो लिया जाता है। ठीक, तो अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं फोर्स तो दोनों में इक्वल है, यानी मैं ये बोल सकता हूं क्या, एफ बी ई बराबर होगा एफ ई बी के, राइट? अब यहां पे निगेटिव साइन मैं लगा देता हूं, निगेटिव इधर लगा दो तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव लगा इधर नेगेटिव, क्योंकि इक्वल और अपोजिट है तो नेगेटिव साइन कहीं पर, वैसे मैथमेटिकली भी तुम इसको नेगेटिव करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होती है, मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मान लो ये फोर्स एग्जांपल के लिए 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो ये भी 50 न्यूटन की फोर्स होगी, करेक्ट ना? करेक्ट ना? रूल के अकॉर्डिंग तो यही है। अब देखो यहां पे फोर्स ऑन बी, यानी बॉल पे जो लग रही है, वस्तु कितने किलोग्राम की है बच्चों? 2 किलोग्राम की। ठीक है, तो अब जो एक्सेलरेशन है, यहां एक्सेलरेशन कितने न्यूटन का लग रहा है? एक्सेलरेशन लगेगा 10 का, तो ये तो 20 किलो की हुई, इसका मतलब वस्तु 2 किलो की तो नहीं है, वस्तु है 5 केजी की, करेक्ट ना? 5 केजी की है और 10 का एक्सेलरेशन ये पृथ्वी कॉज करोगी तो 50 बन गया, करेक्ट? तो यहां पे देखो मास 5 है, एक्सेलरेशन या जी जिसको हम बोल रहे हैं वो है यहां पर 10 का। ठीक, अब इसी तरह से यहां पे आ जाओ, यहां पे बच्चों मास पृथ्वी का कितना है? पृथ्वी का मास यहां पर 6 × 10⁻24 किलोग्राम, राइट? एक्सेलरेशन तो हमको पता ही नहीं है, पता है? नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन या ये पृथ्वी का ये छोटी वस्तु का जी मान लो या एक्सेलरेशन मान लो, जी और ए एक ही चीज है, ऐसा करके चलो एक्सेलरेशन मैं बॉल का निकालना चाहता हूं तो चलो निकाल के देखते हैं। ए बी हम यहां पे रख दें, ये 50 हो गया और मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 24, राइट? अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, -24 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 6 × 8 = 48, राइट ना? 8 बार ये गया, करेक्ट? तो 8 बार ये हो गया तो 48 हो गया, और 48 6 × 8 = 48, 2 50 है ना, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 8.3 के आसपास हम मान सकते हैं। तो हमने यहां पे क्या देखा बच्चों कि ये जो ऑर्डर है ये है 10⁻⁻24। अब -24, अब ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड का। अब यहां पे देखो आंसर आ रहा है 8.3 × 10⁻⁻24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये माइनस में है, नेगेटिव में है, यानी इस बॉल के द्वारा इस पृथ्वी पे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी को चेंज करने की ताकत, नहीं? ये जो वेलोसिटी को चेंज करे वो इतना कम है, नेगेटिव में है कि लगभग 0 है। तो जब ये इसकी वेलोसिटी को चेंज ही नहीं कर सकता, यानी एक्सेलरेशन इसमें इतना कम है कि वो कॉज ही नहीं कर सकता, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यानी जो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये चलेगी कैसे? चलेगी ही नहीं। लेकिन अब पृथ्वी यहां पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसमें एक्सर्ट कर रही है, राइट? तो इसकी वेलोसिटी में चेंज कर रही है पृथ्वी, राइट? इस वजह से ये छोटी वाली वस्तु बड़ी वाली वस्तु की यानी पृथ्वी की तरफ आती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब तुम समझ गए होगे कि कैसे, क्यों छोटी वाली वस्तु बड़ी वाली वस्तु की तरफ अट्रैक्ट होती है, जबकि बड़ी वाली वस्तु छोटी वाली वस्तु की तरफ नहीं चलना शुरू, अट्रैक्ट दोनों होती है लेकिन चलना नहीं शुरू होती, क्योंकि एक्सेलरेशन जो छोटी वस्तु के कारण होगा वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। और बड़ी वस्तु, तो अगर हम
फटाफट से समझे तो कैसे समझे कि जो बड़ी वाली मास की चीज होगी वो छोटी वाली को खींच लेगी, छोटी मास की वस्तु बड़ी वाली चीज को नहीं खींच पाएगी। तो मास का डिफरेंस दिमाग में होना चाहिए और जी का भी दिमाग में होना चाहिए। तो ये पृथ्वी इधर क्यों नहीं जाती, क्योंकि ये इसके ऊपर एक्सेलरेशन ही इतना छोटा करती है, यानी इसकी वेलोसिटी में चेंज ही नेगेटिव वैल्यू में होती है। तो ये कहाँ, ये मूव ही नहीं करेगी, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो ये इधर जाएगी नहीं, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है तो कैसे जाएगा। करेक्ट, आई होप समझ गए होंगे। तो ये हुआ इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत सी जगह एप्लीकेबल है। यहां पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं तुमको बताना चाहूंगा। ये दो डिफरेंट बॉडीज पे वर्क करता है, राइट, इसलिए फोर्स कैंसिल नहीं होती है। दूसरा, एक्शन और रिएक्शन सेम नेचर की होनी चाहिए। एक फ्रिक्शन की है और एक ग्रेविटेशन की फोर्स है तो वो एक्शन और रिएक्शन नहीं हो सकती। ग्रेविटेशन की है तो ग्रेविटेशन की है। जैसे पैर से मैंने धक्का दिया, फ्रिक्शन की फोर्स लगाया, तो पृथ्वी भी हमारे ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स लगाती है। इसकी वजह से दोनों सेम नेचर के, इसलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एक्शन रिएक्शन तुरंत होता है, इंस्टेंट। और अगर हम इस पे देख रहे हैं फोर्स, तो मास इसका होगा और जो एक्सेलरेशन काज किया जा रहा है इसके द्वारा, दूसरी बॉडी के द्वारा जो एक्सेलरेशन काज किया जाए। और एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज करना। तो वेलोसिटी में चेंज ये जितना कर पाएगी उसी स्पीड से जाएगी, और नहीं कर पाएगी तो ये नहीं जाएगी। ठीक, तो ये तो हुआ थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो चलो फटाफट से अब उसको भी हम समझ लेते हैं। आई होप ये तुम बहुत बेहतर ढंग से समझ गए होगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो अगर तुमसे कोई पूछे बड़ी बॉडी छोटी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, तो तुमको बोलना है कि छोटी बॉडी उतना एक्सेलरेशन ही नहीं कॉज कर पाती, उतना वेलोसिटी में चेंज ही नहीं कर पाती कि वो उधर अट्रैक्ट हो। कोई तुमसे पूछे कि बताओ कि अगर दो बॉडीज हैं उस पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही तो कैंसिल क्यों नहीं होती, तो तुमको बोलना है दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रही, एक ही बॉडी पे अगर ये फोर्स इक्वल और अपोजिट होती तो फोर्स कैंसिल हो जाती, उस पर कोई असर नहीं होता। ये फोर्स क्या है, तुरंत लगती है कि 4 दिन बाद तुरंत लगती है, सेम नेचर की होती है, हाँ सेम नेचर की होती है। तो एक्शन जिस नेचर का होगा रिएक्शन भी उसी नेचर का होगा। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं बच्चों the law of conservation of momentum। मोमेंटम के बारे में तो हम समझ ही चुके हैं। मोमेंटम को हम P से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू होती है m/v, राइट। मास में वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिपेंड करती है कि क्या डायरेक्शन वेलोसिटी की है। ठीक, चेंज इन मोमेंटम बच्चों क्या होता है, बड़ा सिंपल है, मैं इसके पहले भी बता चुका हूं तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोलता है लॉ, पहले वो लिख देते हैं। लॉ बोलता है द सम ऑफ मोमेंटा, मोमेंटम का प्लूरल होता है बच्चों। द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, बिफोर कलीजन माने टकराना, कोलाइड करना, बिफोर कलीजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कलीजन। After collision, provided there is no external unbalanced force acting on them।
तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्व मतलब संरक्षित रहना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि दो बॉडीज हैं, वो बॉडीज का मोमेंटम इन दोनों बॉडीज के टकराने के पहले जो होगा उनका सम कर लो, टकराने के बाद इनका मोमेंटम निकालोगे तो जितना पहले था मोमेंटम उतना बाद में भी मोमेंटम रहेगा, लेकिन इस शर्त पे कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इन दोनों बॉडीज पे नहीं लगे। तो लिस्ट से बच्चों ये दो बॉडीज है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये छोटी मान लो, राइट। ये बॉडी का मास मान लो m1 है, इसका मास मान लो m2 है, ये इसकी शुरू की वेलोसिटी मान लो u1 है और इसकी शुरू की वेलोसिटी लेट्स से u2 है। ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये वस्तु इस डायरेक्शन में, इनकी मास भी अलग है और वेलोसिटी भी अलग है। अब ये टकराई नहीं है, ठीक। उसके बाद एक कंडीशन आती है कि ये मास वाली वस्तु एक दूसरे से टकराती है तो एक्शन और रिएक्शन यहां पे चलेगा। ये m मास की वस्तु इस पे एक फोर्स लगाएगी छोटी वाली पे, तो हम इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। हम किसको मान, या ऐसे लिखते हैं फोर्स ऑन, इसको हम बॉडी नंबर 2 मान लेते हैं, इसको 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिख सकते हैं। जो इधर फोर्स लगेगी किसके कारण लग रही, इसके कारण इस पे फोर्स लग रही, तो ये भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगी। ये फोर्स होगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, राइट। तो फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम बच्चों ये बोल सकते हैं ये दोनों फोर्स जो होंगी इक्वल होंगी और अपोजिट नेचर की होंगी, तो इस तरह से लिख सकते हैं, करेक्ट, इक्वल होंगी और अपोजिट नेचर की होंगी। अब ये टकरा गई, लेस से जब ये कोलाइड करती हैं तो टी टाइम तक इनका कोलिजन है, मतलब टकराने पे जो टाइम लगा, टकराने में जो जितनी देर कांटेक्ट में रही टी टाइम तक कांटेक्ट में रही, ठीक है। उसके बाद टकराने के बाद ये इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये वस्तु इधर जाती है और ये वस्तु इधर जाती है। अब टकराने के बाद मास तो नहीं बदलेगा, मास तो m1 ही रहेगा, इसका भी m2 ही बच्चों रहेगा, राइट। लेकिन अब इसकी वेलोसिटी लेस से v1 हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2, राइट। तो कोलिजन के पहले जो इनका मोमेंटम था वो हम जोड़ देते हैं, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, दोनों जो इसका मोमेंटम निकालोगे तो m1 u1 होगा, इस बॉडी का मोमेंटम निकालोगे तो m2 u2 होगा, करेक्ट। अच्छा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा भाई, m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। टकराने के बाद देखो मास तो वही है, वेलोसिटी चेंज हो गई, तो इसके बाद कोलिजन ये हो गए, ठीक है। अब हमको प्रूव ये करना है कि जो m1 u1 प्लस m2 u2 है वो m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम ये बात जान, इसको मिटा दो ऊपर की चीज ताकि जगह मिल जाए मैं तुमको समझा सकूं, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम जानते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाती है दूसरी बॉडी भी पहले पे भी उतना फोर्स लगाती है, जैसा थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमने यहां पर लिखा है, राइट। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं इस फोर्स की वैल्यू तो सेकंड लॉ से मैं लिख सकता हूं ma लिख सकता हूं, राइट। अब m क्या होगा बच्चों, ये m1 होगा। a क्या है, a वो एक्सेलरेशन है जो दूसरी 2, ये फर्स्ट वाले का मास है और दूसरे वाले की वजह से जो एक्सेलरेशन इस वाली मास वाली वस्तु में हुआ वो ये एक्सेलरेशन है, ठीक बात। उसी तरह से इसको हम करेंगे m2a2 कर देंगे इस तरह से। बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है आप बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
इक्वेशन फर्स्ट हमने पढ़ी थी मोशन वाले चैप्टर में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा था, राइट। तो बच्चों ए टी बराबर होगा क्या, v माइनस यू, राइट। तो a बराबर क्या होगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। a बराबर क्या हुआ, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v यहां पे फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, और t है टाइम, राइट, जितने दौरान ये जो है वेलोसिटी चेंज हुई। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई t लिख सकता हूं। इसी तरह से यहां पे लिखूंगा m2 लिखूंगा, यहां पे v2 u2 डिवाइडेड बाई t ऐसा लिख सकता हूं। ये एक्सेलरेशन कौन है, ये एक्सेलरेशन जो m1 बॉडी है उसके वजह से यहां पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वो एक्सेलरेशन है, ठीक बात। अब ये नेगेटिव यहां पे हम लिखेंगे बच्चों, यहां पे t है, यहां पे t है, टाइम ड्यूरेशन टकराने की दोनों में तो सेम ही है, तो ये कैंसिल हो गई। हमारे पास अभी आया m1 v1 m1 u1, इसी तरह से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m2 v2, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा m2 u2, करेक्ट। अब इसको रीअरेंज करते हैं, m1 u1 को हम इधर लेके जाते हैं, तो m1 u1 नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में, इधर हो जाएगा m2 u2 ऑलरेडी है यहां पे। इसी तरह से बच्चों m1 v1 ये नेगेटिव में है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, m2 v2 बराबर हो गया। अब तुम देख रहे होगे सेम चीज आ गई, राइट। सिर्फ ये है कि v1 वाला इधर है और u2 वाला इधर है, तो इसको अरेंज कर सकते हैं, नो इश्यूज। तो m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो हमने बच्चों यहां पे इसको प्रूफ करने के लिए दो लॉस का यूज किया, पहले एक्शन और रिएक्शन यानी थर्ड लॉ का यूज किया, उसके बाद फोर्स जो है उसको निकालने के लिए हमने सेकंड लॉ यहां पर अप्लाई किया, राइट। और इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया और फाइनली हमने प्रूफ कर दिया। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड कई न्यूमेरिकल्स आते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ये है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बोलता है कि अगर दो बॉडी है, उनके मास अलग है लिस्ट से, और उनका जो वेलोसिटी है वो भी अलग है, तो मास वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो, दोनों बॉडीज का आ जाएगा मोमेंटम, उस मोमेंटम को जोड़ लो। जो मोमेंटम अभी है दोनों बॉडी को टकराने दो, टकराने के बाद वो बॉडी अलग होंगी। अब मोमेंटम उनका कैलकुलेट करो, तो पहले जो मोमेंटम था, सम ऑफ मोमेंटम जो पहले था वही टकराने के बाद भी रहेगा, लेकिन शर्त यह है कि कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों बॉडीज पे नहीं लगना चाहिए, तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। तो ये हमने समझा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।